नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है तथा पहला लेक्चर हमारा इंट्रो लेक्चर था और जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की थी, ये उसका दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के पहले बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ का सिलेबस था उसके बारे में बताएंगे तथा नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के पश्चात जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ के सिलेबस में जो जो चेंज हुए हैं और जो उसका प्रेजेंट में या फिर नया सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे तथा थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में भी थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे और नई शिक्षा नीति के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी आज के लेक्चर में बताएंगे तथा हमारा जो लेक्चर होगा वो मैक्सिमम 40 मिनट और मिनिमम 30 मिनट का होगा तथा यदि कुछ टाइम बचता है तो जो हमारा पहला पेपर की पहली यूनिट का पहला चैप्टर है उसका हम पहला टॉपिक भी आज स्टार्ट कर देंगे और यदि टाइम नहीं बचता है तो कल हम अपने पहले पेपर के पहले यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसमें हमें गणित में विभिन्न गणितज्ञों के योगदान के बारे में पढ़ना है। और यदि हम नई शिक्षा नीति के पहले थोड़ा मैथ का सिलेबस देखें कि पहले मैथ का सिलेबस किस प्रकार था, नई शिक्षा नीति के पश्चात उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं और न्यू सिलेबस हमारा क्या है। यदि हम अपने नए सिलेबस को पुराने सिलेबस के आधार पर जोड़कर देखें तो उसे समझना और उसके बारे में जानना आसान होगा क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस है उसमें कोई नया अध्याय नहीं किया गया है बल्कि पुराने अध्याय के जो चैप्टर थे उन्हें ही एक प्रकार से व्यवस्थित किया गया है या पहले जो हमारे 3 पेपर थे उनसे ही अब 2 पेपर बना दिए गए हैं। यदि हम पहले की सिलेबस की बात करें तो नई शिक्षा नीति के पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ की 3 बुकें होती थी अर्थात 3 पेपर थे और उस साल मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है और सबसे पहले उस साल मध्य प्रदेश ने नई शिक्षा नीति को लागू किया था और जिससे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो नई शिक्षा नीति के द्वारा जो सिलेबस है वो उस साल मतलब चेंज हो गया था। इस साल बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस भी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है और जो बीएससी फाइनल है उसका सिलेबस पुराने पैटर्न के आधार पर ही है और उसमें मैथ की 3 बुकें ही पढ़ते हैं तथा अगली साल बीएससी फाइनल का सिलेबस भी नई शिक्षा नीति के अनुसार चेंज कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार बीएससी फाइनल में मैथ की 3 बुकें हैं उसी प्रकार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी 3 बुकें या 3 पेपर हम पढ़ते थे तथा जो हमारा पहले 3 पेपर थे बीएससी फर्स्ट ईयर में उनमें से पहले पेपर का नाम था आव्यूह सिद्धांत और त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारी 5 यूनिट थी और 5 यूनिट में जो पहले यूनिट थी उसमें हमारे 3 चैप्टर थे। पहले चैप्टर में हम मैट्रिक्स अव्यूह के बारे में पढ़ते थे और इससे संबंधित और भी चीजें हम पढ़ते थे। दूसरे चैप्टर जो था उसमें हम आइगन बहुपद, अभिलाक्षण बहुपद, अभिलाक्षण समीकरण, अभिलाक्षण मान और अभिलाक्षण सदिश पढ़ते थे। तीसरे चैप्टर में हमारा था पंक्ति और स्तंभ अवयवों की स्वतंत्रता और परतंत्रता। ये 3 चैप्टर हमारी पहली यूनिट में थे तथा दूसरी यूनिट में हमारे 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था कैली हैमिल्टन प्रमेय और दूसरा चैप्टर था समघात और असमघात समीकरणों को
आव्यूह के द्वारा हल करना या आव्यूह विधि द्वारा हल करना। ये हमारी यूनिट 2 में 2 चैप्टर थे, तो हमारी कितनी यूनिट हो गई? 2 यूनिट हमारी हो गई। तीसरी यूनिट में केवल एक चैप्टर था, समीकरणों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हमारी चौथी यूनिट थी, उसमें जो हमारा था वो हमारी एक प्रकार से जब हमारा ईयरली के पहले सेमेस्टर चलता था, हम MCBU की सिलेबस महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की पहले बात कर रहे हैं, तथा प्रेजेंट में जो हमारा नई शिक्षा नीति है उसमें हमारा LKG से लेकर पूरा BSc MSc तक जो सिलेबस बनाया गया है वो हमारा सिलेबस, चाहे हम किसी भी स्टेट पूरे भारत देश में एक समान होगा, और चाहे हम किसी भी राज्य में से हम BSc या कोई क्लास करें या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी बोर्ड लग रहा हो, ये हमारे प्रेजेंट में पूरे देश में सेम सिलेबस नई शिक्षा नीति के पश्चात लागू होगा। तथा जो पहले था हमारा सिलेबस था वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में और अलग अलग राज्यों में कुछ सिलेबस में हमें अंतर मिल जाता था। तो हम MCBU की बात करते थे, तो MCBU में ईयरली के पहले हमारी BSc जो थी वो सेमेस्टर पद्धति में चल रही थी। सेमेस्टर पद्धति के बाद हमारा ईयरली लगा, जिससे हमारा सिलेबस चेंज हुआ और इसमें कुछ नए अध्याय जोड़े गए, जिसमें से हमारी BSc फर्स्ट ईयर में जो चौथी यूनिट है उसमें हम नई चीजें को पढ़ने को मिली, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा, और जिसमें हम तार्किक मैथमेटिक्स और इससे संबंधित बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जो एक बहुत अच्छा चैप्टर है। तथा बुली बीजगणित और अगले चैप्टर में, और इसमें तीसरा चैप्टर में बुली फलन पढ़ते हैं। अर्थात यूनिट 4 में हम कितने चैप्टर पढ़ते हैं? 3 चैप्टर। कौन कौन? गणित की भाषा, बुली बीजगणित और बुली फलन। इसके पश्चात जो हमारी यूनिट 5 थी उसमें हम 5 से 6 चैप्टर हमारे थे। पहला चैप्टर था डी मोइवर्त में, अगला चैप्टर था व्युत्क्रम और प्रतिलोम, वृत्तीय तथा अतिपरवलयी फलन। अगला चैप्टर था हमारा त्रिकोणमिति फलनों का विस्तार। उसके बाद अगला चैप्टर सम्मिश्र संख्याओं का लघु गुणक। ये हमारे 4 चैप्टर हो गए। 5वां चैप्टर था ग्रीगोरी श्रेणी और 6वां चैप्टर था त्रिकोणमिति श्रेणियों का योग। इस प्रकार यूनिट 5 में हमारे 6 चैप्टर थे, और कुल देखा जाए हमारी बुक में 14 चैप्टर हो गए। पहले में 3 चैप्टर, दूसरे में 2, 3 2 5, और तीसरे में 1, 5 6, फिर दूसरी में 2 तो 6 2 8, और तीसरी में हमारे 6 चैप्टर तो 14 हो गए। तथा फिर चेंज करके जो हमने यूनिट 4 में 3 चैप्टर बताए हैं, तो अगली बार फिर चेंज करके एक बुली फलन चैप्टर और ऐड कर दिया गया था, जिससे हमारा चैप्टर 15 हो गए। तो ये चैप्टर पहले 5 यूनिट में रखा गया, जबकि ये चैप्टर जो था वो चौथी यूनिट का चैप्टर है। इसका जो बुली फलन है उसका रिलेशन चौथी यूनिट से है। तो ये हमारा था नई शिक्षा नीति के पहले फर्स्ट पेपर का सिलेबस। नई शिक्षा नीति के बाद बात करें तो हमारी जो फर्स्ट मैथ बुक है, फर्स्ट पेपर है, इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर हो गया है आव्यूह सिद्धांत, सदिश विश्लेषण तथा ज्यामिति, मैट्रिक्स थ्योरी और वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। इसमें जो हमारी पहली यूनिट है इसमें कुल 5 यूनिट ही हैं। पहली यूनिट में हमें पहले अध्याय में 500 से 1250 ईस्वी तक गणितीय पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है कि गणित में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या आविष्कार, क्या क्या खोजी हुई, अर्थात गणितीय पृष्ठभूमि किस प्रकार थी 500 से लेकर 1250 ईस्वी तक। तथा हमें इसके बीच 2 वैज्ञानिक, 2 गणितज्ञ कौन कौन, बराइमही और आर्यभट्ट का गणित में योगदान पढ़ना है। और एक प्रकार से देखा जाए, यदि थोड़ा सा देखें तो नई शिक्षा नीति जो हमारे इसरो के पहले के भूतपूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिन्होंने नई शिक्षा नीति का पूरा पैटर्न, नई शिक्षा नीति की बहुत से बिंदुओं का निर्धारण किया और सिलेबस का निर्धारण किया।
तथा इन्हीं ने उसी प्रकार मतलब चूंकि ये वैज्ञानिक थे तो इन्होंने जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और भी सब्जेक्टों में वैज्ञानिक सोच को बहुत महत्व दिया है। और नई शिक्षा नीति में जो मेन रूप से परिवर्तन हुआ है उसका कुछ कारण ये था कि जिस प्रकार किसी भी देश के विकास में वैज्ञानिकों का बहुत योगदान होता था, तो हमारे हमारे यहाँ पर जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री आदि पढ़ते थे, लेकिन जो स्टूडेंट होते थे जैसे मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो स्टूडेंट इन सब्जेक्टों को पढ़ते थे लेकिन इनमें बहुत आगे या फिर बहुत ऊंचे मतलब बहुत ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। उनकी जो सोच होती थी वो केवल सिलेबस ही पूरा कर पाते थे, कुछ मतलब वो सोच डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे ताकि वो कुछ इन सब्जेक्टों में अच्छा कर पाए या फिर इनमें जो आविष्कार है इन सब में अपना योगदान दे पाए। तो उन्होंने एक प्रकार से सिलेबस ऐसा रखा है ताकि हम शुरुआत से ही जो हमारे विभिन्न विषय हैं उनसे संबंधित आविष्कार अनुसंधानों के बारे में जान सकें, उसमें रुचि ले सकें। और इसी प्रकार मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसी प्रकार देखे जाए तो लगभग सभी विषयों में जो पहला अध्याय है उसमें उससे संबंधित आविष्कारों और अनुसंधानों को पहले अध्याय में पढ़ाया गया है। इसी प्रकार मैथ में पहला अध्याय हमारी मैथ गणित की पृष्ठभूमि से है। दूसरे अध्याय में हमें अपव्यूह पढ़ना है जो हमारे पुराने सिलेबस में भी था। अपव्यूह इससे संबंधित बहुत से टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं और पहली यूनिट में 2 ये चैप्टर हैं। दूसरी यूनिट में और इसमें एक चैप्टर और है जिसमें हमें अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार पहली यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं। दूसरी यूनिट में हमें केली-हैमिल्टन प्रमेय और केली-हैमिल्टन प्रमेय से संबंधित विभिन्न व्युत्क्रम अपव्यूह और भी इससे संबंधित विभिन्न टॉपिक को पढ़ना है। ये हमारी कौन सी है? यूनिट 2। ये हमारा है अपव्यूह सिद्धांत मैट्रिक्स थ्योरी। हमारी बुक का नाम है फिर अपव्यूह सिद्धांत, तो वो हो गया। 2 यूनिट में हमें अपव्यूह सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा है सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। हमें यूनिट 3 और 4 में वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें सदिश अदिश की पूरी अवधारणा, सदिश अवकलन के बारे में पढ़ना है। सदिश अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्व क्या होता है, इनसे संबंधित कोण, दूरी निकालना, दूरी के अवकलन निकालना, यदि हमें स्थिति के समीकरण दिया है तो इससे वेग और त्वरण निकालना। ये हमारा है यूनिट 3 में जिसमें हमें सदिश अवकलन के बारे में पढ़ना है मेन रूप से। यूनिट 4 में हमें समित समाकलन के रूप में सदिश समाकलन के रूप में पढ़ना है कि सदिशों का समाकलन क्या होता है, इनसे संबंधित बहुत सी चीजें और इनसे संबंधित गॉस की प्रमेय, स्टोक्स की प्रमेय और ग्रीन की प्रमेय। तथा हमें इन प्रमुख जो प्रमेय है इनके हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है, पेपर प्रूफ नहीं आएगा, बल्कि इनसे संबंधित विभिन्न सवाल या इनसे संबंधित हमें विभिन्न सवालों को सॉल्व करना है। तो ये हमारी यूनिट कौन सी थी? 4 यूनिट हो गई। यूनिट 5 में हमें ज्यामिति ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो इसमें 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में हमें सांकों का अनुरेखण पढ़ना है। सांकों जैसे परवलय, दीर्घ परवलय, अति परवलय, तो हमें इनका अनुरेखण करना है कि हम किस प्रकार को, यदि हमें परवलय या दीर्घ परवलय का समीकरण दिया है तो समीकरण की सहायता से हम किस प्रकार इनका अनुरेखण या इनका चित्र बनाएंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में हमें पूरा शंकु पढ़ना है। शंकु क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु क्या है, शंकु की त्रिज्या केंद्र निकालना, और कोई शंकु का त्रिज्या केंद्र दिया है तो इनसे विभिन्न शंकु का समीकरण ज्ञात करना। उसी प्रकार इसके अगले चैप्टर में हमें बेलन के बारे में पढ़ना है और बेलन संबंधित भी विभिन्न चीजें, विभिन्न टॉपिक, विभिन्न प्रकार के बेलन के समीकरण, यदि बेलन की कुछ कंडीशन दिए हैं तो उनसे बेलन के समीकरण को प्राप्त करना है। तो ये हमारे था फर्स्ट पेपर जिसमें हमारी 5 यूनिट थे, जो हमने पूरा यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज का सिलेबस बताया।
यदि देखा जाए तो जो इसका सिलेबस है, तो जो हमारे पहले की फर्स्ट बुक थी उसकी 2 यूनिट ले ली गई हैं। शेष यूनिट हमारे जो हमारी 3 बुक चलती थी पहले, उनकी सेकेंड या थर्ड बुक से ली गई है। पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ की 3 बुक या 3 पेपर थे, जिन्हें अब 2 पेपर में चेंज कर दिया गया है। जैसे अभी देखें तो हम मैथ बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैथ को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, या फिर जो मेजर, माइनर और ओपन इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आया है, तो जब हम किसी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हम उसमें मेजर सब्जेक्ट के रूप में उसकी दोनों बुकें पढ़ेंगे, और जब माइनर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हमें उसकी केवल एक बुक पढ़नी होगी। और ओपन इलेक्ट्रिक में यदि हम मैथ्स ग्रुप के हैं तो हम ओपन इलेक्ट्रिक में 2 सब्जेक्ट में मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई 2 लेना होगा। तीसरा सब्जेक्ट हम अपनी रुचि से किसी भी ग्रुप का ले सकते हैं, बायो ग्रुप का, आर्ट ग्रुप का, फिजिकल, ग्राम में से, या किसी भी सब्जेक्ट में हमें रुचि है तो हम तीसरा सब्जेक्ट बदलकर कोई भी ग्रुप का सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसलिए इसे ओपन इलेक्टिव बोला गया है। और देखा जाए पहले जो हमारा सिलेबस था उसमें मैथ की 3 बुकें थी, केमिस्ट्री की 3 बुकें थी और फिजिक्स की 2 बुक थी। और अब हमारी मैथ की भी 2 बुक हैं, केमिस्ट्री की भी 2 बुक हैं और फिजिक्स की भी 2 बुक हैं। मेजर सब्जेक्ट के रूप में हम जब लेंगे तो हम उसकी दोनों बुक पढ़ेंगे, और माइनर के रूप में जब हम जिस सब्जेक्ट को लेंगे तो उसकी केवल एक बुक ही पढ़ेंगे। और ये हमने जो मैथ का भी फर्स्ट पेपर सिलेबस बताया। यदि हम पहले जो हमारा सेकंड पेपर था, तो अभी जो प्रेजेंट में सेकंड पेपर है उनके सिलेबस में कोई ज़्यादा विशेष चेंज नहीं किया गया है। 1 या 2 अध्याय में ही कुछ चेंज किया गया है, या कुछ अध्यायों को नया जोड़ दिया गया है, कुछ अध्यायों का क्रम चेंज कर दिया गया है। तब पूरा जो हमारा सिलेबस है वो सेम पुराने बुक के आधार पर ही है। तो पुराने सिलेबस में मैथ की सेकेंड बुक में 5 यूनिट थी। पहली यूनिट में हमारे 3 चैप्टर थे, और हमारी इस बुक का नाम था उच्च कलन, हाई कैलकुलस। और कैलकुलस, कलन मतलब होता है अवकलन और समाकलन, और उच्च कलन का मतलब है हमें पूरी बुक में अवकलन समाकलन तो पढ़ना था, लेकिन हमें अवकलन समाकलन का विस्तार पढ़ना है, जिसे हम बोलेंगे उच्च कलन। और इसमें जो पहला यूनिट है, तो पहली यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है एनवा अवकलज और लेबनिज प्रमेय द्वारा एनवा अवकलज ज्ञात करना, मतलब अवकलन करना है। दूसरे चैप्टर में हमें मैक्लॉरेन और टेलर श्रेणी पढ़ना है, ये भी अवकलन से संबंधित है। तीसरे चैप्टर में जो पहले था हमारा, उसमें हम अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ते थे, इसका संबंधी अवकलन से था। ये हमारे फर्स्ट यूनिट की में ये था, ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें हमारे 3 चैप्टर थे। सेकेंड यूनिट में जो हमारा अगला चैप्टर था वो था कर्वेचर, वक्रता। अगला चैप्टर था 5वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते थे अवतलता और उत्तलता और नति परिवर्तन बिंदु। इसमें 2 चैप्टर हो गए। हमारा अगला तीसरा चैप्टर था बहुल बिंदु, और चौथा चैप्टर था वक्रों का उल्लेखन। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे 3 चैप्टर थे, सेकेंड यूनिट में हमारे 4 चैप्टर थे। कुल कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर हो गए। जो हमारी थर्ड यूनिट थी उसमें हम समाकलन स्टार्ट हो जाता था यहाँ से। अभी हमने अवकलन पढ़ा, अब यहाँ से हम पूरा समाकलन पढ़ेंगे। समाकलन जब पढ़ेंगे तो इसका पहला अध्याय था अध्याय 8 अविजीव फलनों का समाकलन। अध्याय 9 में निश्चित समाकलन पढ़ते थे। अध्याय 10 में था समानयन सूत्र, और अध्याय 11 में हम क्षेत्रकलन पढ़ते थे। अध्याय 12 था हमारा चापकलन। क्षेत्रकलन मतलब किसी भी वक्र का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफलन, अर्थात किसी भी सांको या वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और जब हम सांकों की लंबाई ज्ञात करते हैं तो उसे बोलते हैं चापकलन। और ये हमारी कौन सी यूनिट थी? ये हमारी हो गई थी दूसरी यूनिट, और जिसमें हम क्षेत्रकलन और चापकलन का संबंधी समाकलन से था, इसलिए हम इसमें पढ़ते थे। ये हमारी यूनिट तीसरी थी। यूनिट चौथी में फिर हम अवकलन पढ़ते थे, और इसमें भी 3 से 4 चैप्टर थे। यूनिट चौथी में पहला चैप्टर था रैखिक अवकल समीकरण, तथा रैखिक अवकल समीकरण में परिणत होने वाले समीकरण।
अर्थात इसमें हम रेखिक अवकल समीकरण के बारे में जानते थे और इसे हल करने की विधि तथा कुछ समीकरण जिन्हें समान रूप से हल नहीं कर सकते तो हम उन्हें रेखिक अवकल समीकरण के रूप में चेंज करके उन्हें सॉल्व करते थे। और ये हमारे यूनिट 4 का पहला चैप्टर था। हमारे इसके दूसरा चैप्टर था प्रथम कोटि और उच्च घात के समान रेखिक अवकल समीकरण। इसमें हमारा तीसरा चैप्टर था ज्यामिति अर्थ और लंब कोणीय संच्छेदियां। संच्छेदियां मतलब प्रच्छेद करने वाले, और लंब कोणीय मतलब जब कोई रेखा किसी वक्र को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करे तो उसे बोलते हैं लंब कोणीय संच्छेदिका। इनके विभिन्न प्रकार की कंडीशन और समीकरण इसमें पढ़ते हैं। ये यूनिट हमारी 4 थी जिसमें 3 चैप्टर हैं। यूनिट 5 में हमारे 4 चैप्टर थे जिसमें से पहला चैप्टर था अचर गुणांकों वाला समान रेखिक अवकल समीकरण। अगला चैप्टर समघात रेखिक अवकल समीकरण। अगला चैप्टर हमारा द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण पढ़ना। और लास्ट चैप्टर था प्राचल विधि। तो यूनिट 5 में 4 चैप्टर, यूनिट 3 में 3 चैप्टर, 4 3 7 चैप्टर। पहले कितने थे? तो यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में 4, तो 4 3 7 हो गए। यूनिट जो हमारी थर्ड थी तो 5 चैप्टर, 7 5 12, यूनिट थर्ड में 3 तो 12 3 15, और यूनिट 5 में 4 चैप्टर तो 15 4 19। कुल हम 19 या 19 चैप्टर हम सेकेंड बुक में पहले पढ़ते थे। अब यदि हम प्रेजेंट में नई शिक्षा नीति के बाद सेकेंड बुक का सिलेबस देखें, कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है। पहला चैप्टर फिर वही है हमारा, इसमें हमें गण की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। वहां हमने आर्यभट्ट और बराइनी के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमें भास्कराचार्य और माधवाचार्य के बारे में पढ़ना है। अर्थात 2 गण तक उसमें थे, 2 गण तक हम इसमें पढ़ने हैं। ये हमारे तो सेकेंड बुक में भी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहला यूनिट हो गया हमारा जिसमें हमें गणितीय अनुसंधान और भास्कराचार्य और माधवाचार्य के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमें एनबा अवकलन लेबनिज में ही पढ़नी है सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में मैक्लॉरिन और टेलर श्रेणी पढ़नी है। और इसमें से अनंत स्पर्शी चैप्टर पहले था वो हटा दिया गया है। तो हमारे यूनिट फर्स्ट का 3 चैप्टर हो गए। यूनिट सेकेंड में पहला चैप्टर हमें वक्रता पढ़ना है, दूसरा चैप्टर हमें अवतलता और उत्तलता पढ़नी है, तीसरा चैप्टर हमें बहुल बिंदु पढ़ना है, चौथा चैप्टर हमें वक्रों का गठन पढ़ना है। इसमें यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 3 में हमें समाकलन पढ़ना है, पहले भी था। यूनिट पहला चैप्टर अविजीय फलनों का समाकलन, दूसरा हमारा सामान्य सूत्र, निश्चित समाकलन, तथा इसमें एक समाकलन और ऐड कर दिया गया है, दूसरा और तीसरा समाकलन। ये चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड बुक में था। क्योंकि ये समाकलन से रिलेटेड है तो इसे अब लाकर फर्स्ट बुक में रख दिया गया है। इस प्रकार यूनिट 4 में हम समाकलन जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ही हमें यहाँ पर समाकलन पढ़ने को मिल जाएगा। अर्थात जो समाकलन का एक चैप्टर था उसे भी ऐड कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ें तो हम उसे शुरुआत से लेकर मतलब उसमें अधिकतर लगभग सभी चीजें हमें वहां पे पढ़ना चाहिए। अर्थात उस टॉपिक को मतलब लगभग उसे पूरा पढ़ना चाहिए। बस उसमें जो ज्यादा हाई कठिन चीजें हैं तो पहले हम बेसिक और इजी पढ़ें, फिर हाई चीजों को मतलब है कि बाद में पढ़ें, या फिर ये है कि मतलब इसे हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। उसी के आधार पर दूसरा तीसरा समाकलन हम सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, लेकिन अब उसे फर्स्ट ईयर में ही एक साथ रख दिया गया है। तो ये हमारी यूनिट कौन सी थी? 30 यूनिट। यूनिट चौथी में कोई चेंज नहीं हुआ, वही है। पहला चैप्टर रेखिक अवकल समीकरण तथा रेखिक अवकल समीकरण में परिणत होने वाले समीकरण। अगला चैप्टर प्रथम कोटि उच्च घात के रेखिक अवकल समीकरण। अगला चैप्टर ज्यामिति अच्छ और संच्छेदियां, और यहाँ पर हमें अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ना है। जो अनंत स्पर्शी पहले हमारे फर्स्ट यूनिट में था, अब हम उसे चौथी 5 यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमें चौथी यूनिट में अनंत स्पर्शी पढ़ना है, ये हमारी यूनिट चौथी थी। यूनिट 5 में हमें अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण पढ़ना है। अगले चैप्टर में समघात रेखिक अवकल समीकरण पढ़ना है। ये 2 चैप्टर हो गए। यूनिट थर्ड में चैप्टर 3 में हमें
द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण पढ़ना है और यूनिट 4 में हमें प्राचल विधि पढ़ना है। ये देखा जाए तो कोई भी चैप्टर इससे हटाया नहीं गया है, लगभग पूरे चैप्टर ही हैं, 2 से 3 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। पहला हमारा गणितीय पृष्ठभूमि का चैप्टर ऐड कर दिया गया है, दूसरे में हमें दूसरा और तीसरा समाकलन नया चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार 2 समाकलन 2 चैप्टर ही नए ऐड हो गए हैं, जिनमें से दूसरा तीसरा हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर था। तो ये था हमारा सेकेंड पेपर। और पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे, अब ये क्या हो गए 2 पेपर हो गए हैं। यदि हम थोड़ा सा थर्ड पेपर का सिलेबस भी देखें तो हमारा जो पहले थर्ड पेपर था, उस थर्ड पेपर का नाम था गणितीय विश्लेषण और ज्यामिति, और जो अब हमारे फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया गया है। अर्थात पहले 3 बुक से जो 2 बुक बनाई गई है, तो तीसरी बुक के सिलेबस को फर्स्ट बुक में ऐड कर दिया गया है। कुछ चैप्टर फर्स्ट बुक और थर्ड बुक के अलग कर दिए गए हैं। तो हमारी जो थर्ड बुक है वो है गणितीय सदिश विश्लेषण और ज्यामिति, जिसमें भी 5 यूनिट थी। पहली यूनिट में हमें सदिश अवकलन के बारे में पढ़ते थे, पूरा सदिश अवकलन बेसिक, सदिश अदिश की अवधारणा, कोण निकालना, आयतन निकालना, समतली सिद्ध करना, दिग अवकलन निकालना, इनसे संबंधित और भी टॉपिक, और डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल निकालना। यूनिट सेकंड में सदिश समाकलन था, सदिश समाकलन की पूरी अवधारणा, स्टोक, ग्रीन और गॉस की प्रमेय, इनके प्रमेय को प्रूव नहीं पढ़ना, इनसे संबंधित सवाल। तो ये यूनिट 2 हो गई। यूनिट थर्ड में सांख्यों का अनुरेखण, जो हमारी फर्स्ट बुक में आ गया है, सांख्यों का अनुरेखण, लेकिन इसमें हम केवल सांख्यों ही पढ़ते थे। सांख्यों का अनुरेखण, सांख्यों संबंधित विभिन्न प्रकार के और भी मतलब इनकी और भी प्रकार के टॉपिक थे, जैसे सांख्यों का निरूपण, अनुरेखण हो गया, सांख्यों निरूपण, इनसे संबंधित भी और भी चीजें हम यूनिट 3 में पढ़ते थे, जिनका संबंध सांख्यों से ही था। यूनिट 3 में, यूनिट 4 में हम 2 चैप्टर पढ़ते, शंकु और बेलन, कोन और सिलेंडर, जिन्हें अब सांख्यों के अनुरेखण साथ ही फर्स्ट बुक में रख दिया गया है तथा सांख्यों से रिलेटेड अन्य चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये कौन सी थी? यूनिट 4 शंकु, 2 चैप्टर थे, शंकु और बेलन। यूनिट 5 में हम कुछ सांख्यों, एक चैप्टर सांख्यों संबंधित पढ़ते थे, जिसमें हम सांख्यों से संबंधित विभिन्न समीकरण या विविध प्रकार के सांख्यों का समीकरण पढ़ते थे। उसमें हमारा अगला चैप्टर था समतली परिच्छेद, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के समतल, इनसे संबंधित विभिन्न समीकरण और उन्हें सॉल्व करना पढ़ते थे। और अगला चैप्टर था थर्ड चैप्टर जनक रेखाएं, और ये यूनिट 5 को हटा दिया गया है और इसके जो पहले के चैप्टर थे उन्हें फर्स्ट बुक में ऐड कर दिया गया है। तो अभी हमने आपको नई शिक्षा नीति पहले जो मैथ का सिलेबस था, फर्स्ट बुक का, सेकेंड बुक का, थर्ड बुक का, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज बताया। कुछ नई शिक्षा नीति के जो नॉन बिंदु हैं, जिनके आधार पर सिलेबस को जो चेंज किया गया है, जो लागू किया गया है, उन बिंदुओं को बताया। और नई शिक्षा नीति के पश्चात जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और जो उन्हें 3 सब्जेक्ट को, 3 पेपर को 2 पेपर में बदल दिया, वो चेंज कर दिया गया है, 2 पेपर बना दिए गए हैं। उन दोनों पेपर के नाम, इसमें ही 5 यूनिट हैं, तो हर यूनिट में जो चैप्टर है वो बताए हमने, और इसका पूरा सिलेबस बता दिया। तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के सिलेबस को जो हमारी नई शिक्षा नीति के पहले सिलेबस था उससे कनेक्ट करके बताया, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि ये परिवर्तन अभी 1 ही साल पहले हुआ है, तो हमें ये जानना चाहिए कि इससे पहले जो हमारा मैथ का सिलेबस था वो क्या था, उसमें कौन कौन टॉपिक और यूनिट चैप्टर थे, तथा इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है और इसमें कौन कौन चैप्टर परिवर्तित हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट हमारे लिए नए हो या हम इन्हें पहली बार पढ़ रहे हो। हम 11वीं से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो वहीं से इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इनके संबंधित बहुत से टॉपिक पढ़ते हैं। तब हमें ये देखना चाहिए कि यदि हमारा प्रेजेंट में या आसपास जो सिलेबस चेंज हुआ है कि पुराने सिलेबस में कौन कौन टॉपिक थे,
हम उनमें से कौन कौन टॉपिक जानते हैं या कौन कौन टॉपिक हमारे उनमें हमसे बनते हैं, तथा प्रेजेंट में जो सिलेबस में चेंज हुआ है, तथा कौन टॉपिक या कौन चैप्टर हमारे लिए नए हैं। हमें ये सब चीजें देखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम पता करते हैं या हम उसके सब्जेक्ट के से जितना भी ज़्यादा संपर्क स्थापित करते हैं और उससे संबंधित हमारा उतना ही अधिक नॉलेज बढ़ता है। और प्रेजेंट में हमें किसी सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, बेसिक जानकारी होती है, वो हमारे लिए उतनी अधिक लाभदायक होती है। के साथ ही अब कुछ नई शिक्षा नीति की कुछ बातें देखते हैं कि नई शिक्षा नीति है क्या, इसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, तथा नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें अच्छी भी हैं तथा कुछ इसके दोष भी हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यदि नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो नई शिक्षा नीति जो है वो 2020 में लागू हुई है। इसके पहले हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी और लगभग 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई और उसे देश में लागू किया गया। एमपी मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला या अपनाने वाला पहला राज्य है और दूसरा राज्य कर्नाटक है। इसके अलावा अन्य देशों ने मतलब कोई देश ने अन्य देशों ने अलग अलग सन तक नई शिक्षा नीति को अपनाने की बात मतलब अपनाने का निर्णय किया है। कुछ राज्यों ने कुछ स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है और कुछ स्तर पर वो आगे उसे लागू करेंगे। और इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो इसमें काम किया गया, वो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई इस समिति ने नई शिक्षा नीति की विभिन्न बातों और इसका निर्धारण किया। इसीलिए नई शिक्षा नीति में वैज्ञानिक सोच को और वैज्ञानिक के विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए हर सब्जेक्ट में जो उससे संबंधित वैज्ञानिक या अनुसंधान पृष्ठभूमि है उसे रखा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति की जो आवश्यकता थी कि जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर ये टेक्निकल सब्जेक्ट या फिर हम जो ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इनमें हम आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन उस स्तर तक नहीं बढ़ पाते ताकि हम इसमें कुछ नया कर पाएँ, इनसे संबंधित अनुसंधानों में अपना योगदान दे पाएँ। इसलिए शुरुआत से ही जो इनमें अनुसंधान हो रहे हैं या फिर जो इसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, तो छात्रों को उसके बारे में यहाँ से अवगत कराया गया है और उस सोच को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ यदि हम इसकी कुछ अच्छी चीज़ें देखें तो सबसे पहली अच्छी चीज़ है कि जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें अलग अलग राज्य का अलग अलग क्लासों से संबंधित अलग अलग सिलेबस था। एक ही राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग क्लासों का अलग अलग सिलेबस चलाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। यदि हम किसी भी स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि हम अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो भी हमें परेशानी होती थी क्योंकि सिलेबस वहाँ पर सेम नहीं होता था। इसके अलावा जब हम किसी स्टेट में भी अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अदर सब्जेक्ट के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई सा टेस्ट निकालते हैं, तब भी हमारे नॉलेज में बहुत अंतर आता था। अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में पूरे देश में चाहे हम किसी भी स्टेट में कोई क्लास पढ़ें या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सबका सिलेबस सेम होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके साथ दूसरी चीज़ है कि इसमें सिलेबस को भी बहुत अच्छा व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। मैथ में भी जो इसका पहले सिलेबस लेंथी था, इसके कुछ अध्यायों को कम किया गया है। आगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताएंगे तो देखेंगे केमिस्ट्री के भी जो बेसिक टॉपिक थे उन टॉपिक को एक साथ और बेसिक टॉपिक को अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की अवधारणा रखी गई है वो भी अच्छी है। जब हम यदि मैथ सब्जेक्ट के हैं तो हम जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
तो हम इनमें से एक सब्जेक्ट में ओपन इलेक्टिव के द्वारा हम बायो ग्रुप का कोई सब्जेक्ट यदि हमारी रुचि है तो वो ले सकते हैं, या बीए ग्रुप का कोई सब्जेक्ट, जैसे साइंस वालों की जीके थोड़ा वीक हो जाती है, यदि हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या अन्य सब्जेक्ट में रुचि है तो हम उसे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य सब्जेक्ट में यदि हमारी रुचि है तो हम उस सब्जेक्ट को भी लेकर अध्ययन कर सकते हैं। ये चीज भी इसमें अच्छी है। जैसे पहली चीज है इसमें जो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। मेजर माइनर में जब हम कोई सब्जेक्ट मेजर के रूप में लेंगे तो उसे ज्यादा पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो सब्जेक्ट हम माइनर के रूप में लेंगे उसके बारे में कम पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारा यहीं पर वीक हो जाएगा। और हम जानते हैं मैथ का फिजिक्स से रिलेशन होता है। फिजिक्स में भी जो हम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रिलेशन होता है। हम किसी सब्जेक्ट को जब माइनर इलेक्टिव के रूप में लेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे वीक हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट को मेजर के रूप में लेंगे तो यहाँ पर जो इनमें आपस में रिलेशन है उस रिलेशन को जानकर इनके बेस को जो मजबूत करने का चांस में अच्छा मौका था, कहीं ना कहीं अब यहीं पर हमारा जो सब्जेक्ट है कुछ वो वीक हो जाएंगे। तो इसमें ये कुछ कमियां हैं, ये हो गई, इसकी जो विशेषताएं थी और इसकी कुछ जानकारी दी। साथ ही जिस उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति को बनाया गया है और जो उद्देश्य के साथ है इसमें बहुत सी चीजें के रखी गई हैं, यदि उसी उद्देश्य के साथ इसे लागू किया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो हमें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, नहीं तो हमें इसकी कुछ असफलता ही प्राप्त होंगी। तो ये थी नई शिक्षा नीति संबंधित बहुत कुछ जानकारी। तो इस लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस और नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर का पैटर्न है, पेपर में कितने क्वेश्चन और कौन क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे वो बताएंगे, क्योंकि अब हमारे पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तथा अगले लेक्चर में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को बताएंगे कि एनसीपी 2020 के पहले जो हमारा पहले सिलेबस था और जो पहले हमारी 3 बुक चलती थी उनके बारे में बताएंगे, और जो अब इसमें 2 पेपर हो गए हैं और जो उनका सिलेबस है वो बताएंगे। और हमें मैथ्स के सिलेबस को पूरा कराना है, लेकिन हम अभी इसके साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा तो हम इसके साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस बताएंगे, क्योंकि बीएससी में ये तीनों सब्जेक्ट ही हमारे मेन हैं और इनके सिलेबस के पश्चात फिर हम अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, और इसके साथ ही हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट देखेंगे। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे और जो भी और कुछ यदि इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वो भी उस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।